हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मरीन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और मरीन इंडस्ट्री के पर्ल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और साथ ही साथ वो एट द एज ऑफ 54 एक एक्टिव आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तौर पे भी वो एक्टिव मेंबर हैं। और सिर्फ अभी ही नहीं, वो एज अ बाल स्वयंसेवक भी स्टार्टिंग कर चुके हैं एज एक्टिव मेंबर की। आज हम उनसे मरीन इंडस्ट्री के साथ साथ आरएसएस का क्या आइडियोलॉजी है, आरएसएस एक्चुअल में क्या करता है, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। हेलो सूरज जी, कैसे हैं आप? कैप्टन सूरज जी कैसे हैं आप? एकदम मस्त। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अखिलेश जी, सबसे प्रथम तो आपको आपके इस चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शुभकामनाएं के साथ में शुभेच्छा भी देता हूँ कि ऐसे ही तरीके करो, ऐसे अनेक नए नए पॉडकास्ट और नई नई उन्नति। आई थिंक स्ट्रैटेजिक भारत इज, I mean, may you have many more strategies which will take Bharat to its heights it deserves. Yeah. बिल्कुल सर, आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस। भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की तरफ आगे जा रहा है। At the same time, it is also growing in terms of all the aspects, all the aspects into the global power. Correct. अभी with the Swarnim Bharat, Amrit Kal Bharat, it is going to project itself as fifth powerful nation in the marine industry as well. Marine industry. Marine industry. Fifth. Also. Yeah, fifth by 2047. Okay. 2047. So coming back to your question, yes, Captain Suraj Vaikunth Deshpande. And as you said, 54 years. थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूँ। Okay. 55. Yeah. 55. Okay. And I'm not going to hide anything. The age is not a matter here. Yeah. Correct. So, like I said, now it's been almost about 34 years in the marine industry. 30 years almost. 30 years. Yeah, 32 years to be precise. Yeah. And a long journey, long journey. Yeah. About the family background, I've got family, my daughter, my son, of course wife is there, and both are studying. I mean, daughter just got married, she's completed her MBA Pharma and now she's working, yeah. And my son who's working as an AI, who's studying AI in fact, not working, but he's doing is also MBA Tech, yeah. About me, I am now hung up my boots as a sailor, but as entrepreneur, and that will come to later on, and we'll see how it. But it's basically into trainings, yeah. It's trainings. So that's about smaller Suraj Deshpande. At the same time, when you said Rashtriya Swayamsevak Sangh, very nice. I am proud to be associated with it. Yeah. थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, बाल स्वयंसेवक नहीं था लेकिन वयस्क में था। Okay. In the college days, yeah. College days. So बाल स्कूलों में होते हैं, वयस्क कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज डेज में बिल्कुल था। एंड तब जाके आरएसएस से परिचय हुआ। सो तब से फिर देन व्हेन आई केम डाउन इनटू दिस मर्चेंट शिपिंग, तो व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग थोड़ा सा अलग रहा, बट यहाँ पर रहता ही नहीं था तो नॉट मच इनटू इट। बट तब स्वयंसेवक के मतलब इन माय अर्ली डेज, कॉलेज डेज, it was more of ABVP activism. ABVP. अपने यहाँ पे इतने आरएसएस की शाखाएं नहीं लगती थी, तो वो कभी मतलब इतना अंदर आरएसएस के संघ के विचारों में घुसने का उतना, बट ABVP was the young of that. और फिर हिंदुत्व का था ही था,
So that's how Abhi is a second innings with RSS. Yeah. I could say that. I hope everybody agrees because एक लंबे अंतराल के बाद में फिर RSS के साथ में जुड़ना और अभी दायित्व लेना, तो दायित्व के साथ काम कर रहे हैं। संघ का धर्म जागरण ये एक आयाम है। तो संघ धर्म जागरण समन्वय के अंतर्गत संघ का ओशिवरा जिला का काम देखता हूँ। दैट इज स्मॉल सूरज। इनक्रेडिबल। अब जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपने सेल करना शुरू किया एज अ मर्चेंट, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जो एक मरीन इंडस्ट्री है उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है मरीन इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और इन द टर्म्स ऑफ किस तरह की रेस्क्यू सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप एक डिटेल बताइए। मैरीटाइम इज अ ह्यूज वर्ल्ड। या मैरीटाइम ओके, शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग या मैरीटाइम इंडस्ट्री बोल लो आप, इज अ ह्यूज वर्ल्ड। अभी इंडिया में अराउंड 95% ऑफ इट गुड्स आर ट्रेडेड थ्रू मैरीटाइम। 95%? यस, इट्स अ ह्यूज नंबर। सारा सब कुछ जो ट्रेड होता है या जब कुछ होता है, कैन यू इमेजिन, एंड वी लुक एट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मीन्स ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें, यस ओके, यस, ट्रेड जो है 95% उसमें से ओनली 5% इज थ्रू अदर मीन्स, मेनली थ्रू एयर कार्गो या रेल या और कुछ, बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, या goods can go in a huge amount here, yeah, and at a very low cost. Okay. So worldwide, this is a situation worldwide. Yeah, it worldwide में है जो landlocked areas हैं वहाँ पर, otherwise you see worldwide it is 80 to 85% of this thing is always in terms of shipping only. तो देर इज़ अ बिग, आई मीन वेरियस इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स हो गया, देन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बट शिप हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज इनके आप में इनके अंदर ही बने हुए हैं। ओके, तो सेक्टर है एक जो टैंकर मार्केट है। टैंकर इज ऑयल, कैरेज ऑफ ऑयल एंड अदर क्लीन और डर्टी ऑयल और प्रोडक्ट्स ऑयल। तो इसमें आई बीन मोर एक्टिव इन दैट, एंड दैट इज टू टेक ऑयल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अदरवाइज देर इज, जैसा आपने कहा, लॉजिस्टिक्स ऑल्सो इज ह्यूज। मतलब किसी और ने भी यहाँ पर सामान भेजा तो उसके लिए अलग अलग सुविधा, मतलब वो आके तो नहीं कर सकता। जैसे आप एयरपोर्ट में आते हैं, अपना सामान आते हैं, कस्टम्स के पास जाते हैं, कस्टम्स को क्लियर करते हैं, इमिग्रेशन क्लियर होता है, लेकिन इसके लिए हर एक चीज़ में, हर एक पोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स एजेंसीज हैं, पोर्ट एजेंट्स हैं जो शिप को अंदर आने के लिए क्लियर करते हैं, या और कुछ है, पेपर वर्क है, काफ़ी सारा द प्रोसीजर is followed because each country comes with an international trade. Yeah, correct. So everything is being taxed there, everything is being eyed. अभी तक इंडिया में अपना जो लोकल कोस्टल ट्रेड है वो इतना प्रचलित नहीं है। अभी आफ्टर द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड ऑल, इट स्टार्टेड बूमिंग अप, बट इट स्टार्टेड कैचिंग पेस, नॉट बूमिंग अप, but it is catching pace slowly, steadily. We're still not there as the European market, European or the Canadian market, but it is slowly, steadily catching up. And जैसे मैंने कहा कि there is a huge potential for growth in India for that. With your question that in terms of logistics, in terms of port management, क्योंकि जहाज आएंगे पोर्ट भी तो चाहिए, उसके लिए आपको पोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लोकेशंस में पोर्ट चाहिए होंगे। अब टू टेक अ स्मॉल इंस्टेंस, कोलंबो, व्हाट इज कोलंबो? छोटी सी चीज़ है, छोटा सा कंट्री है। सिंगापुर
छोटा सा कंट्री है, मुंबई जितना भी बड़ा नहीं है, हाँ है ना, लेकिन दे आर प्लेस्ड इन स्ट्रैटेजिक लोकेशन. ऑल व्हाट दे डू इज, इतना उनके पास में कार्गो आता है जाता है, आता है जाता है, इतने कार्गो की उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वो जो डेपो होता है वैसे काम करता है. इस तरफ से आया, यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर ये जहाज यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पर स्टोर करता है उसको. दूसरा जहाज आता है, पिकअप करता है, यहाँ से ले जाता है. तो दिस इज अ ट्रांसशिपमेंट हब. India has got the potential to be that transshipment hub actually, but we have never worked on it before. We have never thought of it on that perspective. Coming back to your rescue, it's just striking me that you said about rescue equipments and all. ये तो कभी इंडिया मतलब साल्वेज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है itself. If anything breaks down, उसको टो करना, है ना, जो डूबते हुए जहाज को बचाना, या फिर what you said rescue, also salvage. इसके लिए अब देख लो, एक अगर इक्विपमेंट साल्वेज के लिए हमको चाहिए, तो फर्दर्स्ट इज डाउन फुजेरा, या एंड हियर इज सिंगापुर. दीज आर द टू हब्स. यहाँ पर है भारत. अब भारत में कुछ चाहिए होगा तो हमको 2 से 2.5 से 3 दिन यहाँ से आने के लिए, इवन 2.5 से 3 दिन जस्ट बाय फ्रेट ऑल्सो, ओके, बाय द प्लेन. नहीं तो यहाँ से 8 से 7, ये 3 दिन का रास्ता है, लेकिन ये यहाँ से आने के लिए 7 दिन लगते हैं, सिंगापुर से आने के लिए. तो ये भी हम अगर यहाँ पर करते हैं, बहुत सुविधा है, जैसे आपने कहा रेस्क्यू. I had a friend, unfortunately that whole equipment got damaged because of the jettison in water. Something happened, but he had placed that and there was no dirt of it, so you can understand the potential of it. Yeah, but of course, yes, the regulations, the rules in India are a little cumbersome. It's not a free trade market, plus the tax system is too high when it comes on to the others. So it is definitely, but if looked at it from a different the turnover perspective, it is definitely going to be a very 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 lucrative market. As you said, logistics है, एक है जो है ship management itself. Ship management. Yeah, और India is on number 2 or 3, yeah, in the world to give resources. Yeah, उसको मैनेजमेंट देने के लिए टू दी ओनर्स को मैनेजमेंट देती है, क्रू सप्लीमेंट देती है. तो इंडिया इन दैट इज नंबर 2 or 3 इन द वर्ल्ड टू सप्लाई मैन पावर टू द शिप्स. We compete very heavily with Filipinos, but we always are the best. Yeah, when it comes to our commitment to the job, when it comes to our intelligence, yes, we are very good prospects into the market in coming near future. Also, the fleet size, the crew management company will grow bigger with more number of people going there. Okay. Yeah. That's about it. That's the logistical part of it. So if you see the Maritime Week, India Maritime Week, it's been a very huge success with Prime Minister Modi coming in, Amit Shah ji coming in, and inaugurating a lot of and giving it to the industry. I mean, they have plans for 2047 to go up to 80 lakh crores. 80 trillion. 80 lakh crores. Yeah. 80 lakh crores. So, ये इसका फ्यूचर प्लानिंग में एंड इन्वेस्टिंग में है up to 2047. That is why I said by this plan, when it goes, it's a very cumbersome and very very of course it has to be made effective in stages, but it's very well planned and well thought out
planned by the PMO and the shipping division, shipping ministry, and that's not a small amount. That's why I said we aspire to become 5th powerful nation in the maritime industry in the whole world. Okay. Yeah. By 2030, the aspiration is up to 10th, to be the 10th. So there will be investment in from all fields. I mean, now none of the shipping, you can say, branches, none of the shipping branches will be left. सभी में इन्वेस्टमेंट हो, सब, मतलब अगर आप शिप बिल्डिंग कर लो उसमें इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने अच्छे खासे प्लान्स बना रखे हैं, एजेंसीज हैं उसके लिए है, इवन ट्रेनिंग, या इवन ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग है, मैनिंग है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स है, पोर्ट शिप बिल्डर्स है, यू सी नाउ पार्ट 1 इज कमिंग अप, going to be a transshipment hub. Adani का जो विलियम है, विलियम पोर्ट is a transshipment hub. They have built a port like this. Yeah. So slowly and steadily, things have started moving. It was on standstill. We never tapped these resources, even the internal roadways, the internal waterways. Yeah. We never tap these resources. Our rivers are so nicely linked with each other, and all it needs to do is to tap these, to link them, and to carry it on to a next level where we can have a cheapest mode of transport. Great. So, अपनी RSS की जर्नी के बारे में बताइए, कब से आपने शुरू किया और क्या-क्या चैलेंजेस आए आपको उसमें? It is a long answer. But of course, yes, it takes me down. पूरा अगर हम memory flashback में जाएं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा करेक्ट किया कि बाल स्वयं सेवक नहीं है, मैं वयस्क में हूँ, करेक्ट, वयस्क स्वयं सेवक हूँ, बट दैट ऑल्सो विथ ABVP मूव. सो ऑफ कोर्स उस समय इतना from the stage where India is coming, संघ को या फिर उसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं उनको प्रचलित होने दिया ही नहीं कहीं, है ना. रोड़े लगाए गए थे या फिर और कोई तो बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड हियर ऑफ शिवसेना दोस टाइम्स. I was very attached to Shiv Sena up to the time Bala Saheb was alive. Yeah, up to the time Bala Saheb. संघ के विचारधारा और संघ के हिंदुत्व की विचारधारा और शिवसेना की हिंदुत्व की विचारा, लेकिन शिवसेना थोड़ा सा उग्र में रखती थी उसको, संघ थोड़ा सा सौम्य में लेता था. लेकिन अगर इफ वी वे टुगेदर तो तराजू में थोड़ा सा 19-20 होगा, ज़्यादा नहीं. बट दोज वर लॉन्ग गॉन डेज. या और ABVP के साथ में आने का कारण, एक आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉलेज हु वाज, तनु कहता हूँ मैं उसको, लेकिन ही स्टिल माई फ्रेंड. आई हैड नहीं, आई हैव करेक्टेड, सॉरी तनु. But this is what is all about, He was, उसके यहाँ पे शाखा लगती थी तो वो जाता था, बाल स्वयं सेवक था वो, बचपन से जाता था. उसकी जो विचार सरणी थी, उसके जो विचार थे, वो हमको जो पढ़ाया गया या फिर हमें जो बताया गया उससे भिन्न थे, बिल्कुल भिन्न थे. And I still remember it used to boggle me sometimes. It used to, I used to think कि क्या, why? मतलब ये अलग कह रहा है, लिखा कुछ अलग है, और अगर हम इतिहास में जाए और हमको पढ़ाया कुछ अलग है, इतिहास में जाए तो कुछ और ही है ना. तो ये सारी चीज़ें यूज्ड टू, आई मीन, और उससे लगाव थोड़ा सा हुआ, थोड़े से एक्सचेंज हुए. And after that, हम तो I said
टू मरीन लाइफ, बट ABEP के साथ में जब तक रहा, और शाखा तो यहाँ पर थी नहीं, तो ABEP के साथ में रहा तो ये विचारधाराएं बनती रही. It had a very rough road at that particular time. Okay. Coining Hindutva word was taboo. People used to look down upon it. Down upon you in the sense that they would, feel कि ये क्या है, because it was looked as a crazy religion. Okay. Crazy तुम्हारे religion. crazy religion. कि तुम्हारी सारी रूढ़ी परंपराएं सारे एकदम देहाती हैं. यू शुड ग्रो अप, यू शुड बी साइंटिफिक. एंड नाउ दे रियलाइज, नाउ आफ्टर रिसर्च दे रियलाइज दैट इट इज ऑल, हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, सारी साइंटिफिक है. हम त्यौहार किस लिए मनाते हैं? मंदिरों को त्योहारों का आकर्षण या श्रद्धा स्थान, केंद्र स्थान किस लिए बनाया था, है ना? और इसी के कारण बनाया था कि सारे एकजुट आए. मंदिर खाली दे वर नॉट ओनली टू रिलीजियस दिस थिंग, कल्चरल केंद्र स्थान वो थे. आई मीन, मैं ऐसे अनेक एग्जाम्पल दे सकता हूँ. लता मंगेशकर जी जहाँ से आती है, मंगेशी मंदिर जो है, Okay. वो उनका कुल देवत है. अच्छा, उनकी कुल देवती हाँ, कुल देवी है. कुल देवत है, देवत. अच्छा. है ना? तो ये भी है. अभी कल्चरल में भी वहाँ मंदिरों में नृत्य कला हो या संगीत कला हो, इसमें हमारे मंदिर हमेशा केंद्र स्थान में रहे. एंड देयर गोज द साइंस टू इट. बट पीपल दोज डेज अज्ञानता थी, एंड वी वर फेड इन लाइक दिस. सो हिंदुत्व कॉइन वॉज लुक्ड डाउन अपॉन, एंड यू वर थॉट दैट यू डोंट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि भाईचारा वाला सिस्टम बहुत था. आज हम भुगत रहे हैं ऑफकोर्स, बट भाईचारा वाला है, और खाली हम ही नहीं, दुनिया का कोना कोना भुगत रहे हैं. तो that was the road when I got acquainted with RSS. I got to know about RSS and dug deeper into it, got associated with the ABEP, but at a very local level, at the college level, and stuff like that. That's it. Actively, I am more active during my second innings, I said. Okay. Second innings is उस समय जो था वो विचारधारा तो थी, लेकिन उतना उस समय नहीं था. फोकस वॉज टू क्लियर अप. और जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसने अपना 3 साल जीवन का प्रचारक बनने में उसके बाद दे दिया. 3 साल? हाँ, जीवन के. तो वो प्रचारक बन के फिर आया, एंड फिर उसने अपना गृहस्थ जीवन किया. तो दैट इज वेयर RSS वाज. यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा. हाँ. डिफाइन प्रचारक. प्रचारक is something which gives everything. He gives everything he has Okay. to this nation and to Sangha. जब देखो 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, 1930 में तबलीगी जमात की भी स्थापना हुई. अच्छा. है ना? पैरेलल. तभी उनको ये समझ में आया कि ये संघ की विचारधारा है, और तबलीगी जमात भी उसी इस पे चलती है कि मैं एक समय संघ को दूंगा. वो संघ को नहीं, अपनी जमात को दूंगा. तबलीगी समाज में तो अपनी समाज को कुछ समय देते हैं, और उसमें से वो घर घर जाते हैं, घर में रहते हैं, घर वालों के साथ में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं 6 साल, 8 साल या 6 महीने, 1 महीना, जैसे उसका है. जो who are from the affluent families also. यहाँ पर संघ में ये अपने आप को राष्ट्र समर्पित कर देता है, राष्ट्र के निर्माण में.
नाउ एटलीस्ट द डेज आर गुड, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब आई हैव रेड सो मेनी स्टोरीज अबाउट प्रचारक, इवन अटल जी थी, अटल जी का भी मतलब जीवन काल वो भी प्रचारक रहे हैं। तो आई विल कम टू योर व्हाट इज प्रचारक, बट ये जो अपने आप को संघ को दान कर देना, संघ फिर दायित्व देता है, एरिया देता है, वहां पर जाके संघ का काम बढ़ाना। ओके। तो आपको एक नगर दिया जा सकता है, या भाग दिया जा सकता है, या तालुका दिया जा सकता है, जिला दिया जा सकता है, और जैसे मुंबई है महानगर है, या वैसे दायित्व देते हैं। तो उसमें आपको संघ कुछ नहीं देता, संघ आपको यहाँ से खाली शाखा का जो आपका दैनंदिन ये है, बाकी सारी व्यवस्था आपको अपने आप से करनी है। तो कौन करेगा? तो स्वयं सेवक करना है। तो स्वयं सेवक आपका खाना, आपका सब कुछ करता है। इवन व्हेन आई एम कमिंग बैक टू दिस अटल जी's the things have been very difficult those days. संघ के स्वयं सेवक अपनी दरी अपनी चादर लेके जाते थे, किसी के जो भी ये गांव तालुका जिनको दिया जाता था, वो उसके आंगन में कभी कभी सोना पड़ता था, है ना। कई प्रचारकों ने अपने जिनके पास भी जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, गांव में कहीं आसरा नहीं मिला, अपने जो विचारों के परिवार है, उन्होंने अगर घर में नहीं तो फिर आंगन में, उनके आंगन में सोए, दरी बिछाई, सोए, सुबह उठ के कुएं में नहाए, अगर न्यारी मिली तो खाया, नहीं तो फिर संघ के प्रचार में यानी शाखा लगाने। ओके। है ना, शाखा लगाने, ऐसे करके संघ का संगठन बढ़ाना। संगठन, संघ इज ऑल अबाउट संगठन, संगठन, एक सोसाइटी, एक सोसाइटी, एक विचारधारा। ओके। एक विचारधारा, सोसाइटी नहीं कह सकते। ओके, चलिए बैक टू मरीन इंडस्ट्री। ओके, सो एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने अभी अपने स्टडीज़ की, बेसिक स्टडीज़, अपना 12th कंप्लीट किया, सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू दैट इंडिविजुअल कि अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या फिर किस तरह का कोर्स को परस्यू करना चाहिए, जो कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह से उसमें उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकें और अपने करियर को बना सकें? या I get what you are asking. You are asking for how to get into this industry when a person is wanting, interested in coming. Correct. Yeah. Interest is one thing. I will come to the pros and cons later. Yeah. Interest. Getting into the industry is very simple. These days it is simple. Earlier it was not. इसकी exams होती हैं just like CET. Okay. Yeah. So just like for all India level के exams होती है, and JEE, IIT, JEE, उस तरफ उस लेवल के एग्जाम्स होती है। उसके बाद में यू गेट इनटू दिस कॉलेजेस फॉर BSc Nauticals. BSc Nauticals. BSc Nauticals. Okay. Same you get with engineering also. Yeah, these exams you pass, and then you can get, you opt it yourself. Okay. Yeah. उसके आपको BSc Nautical Science is 3 years course, that is BSc है, Marine Engineering also 4 years, and then when you have that this thing you pass out, then you go on board, and then when you are selected from the company campus. Okay. That is also a very difficult process. Yeah. Okay, that is also difficult. Yeah, you get into the industry as a cadet. As a cadet. Cadet. Yeah. Okay. As a cadet, you get into that industry, or as a as an engineer, you get in as a trainee marine engineer. Yeah. Once you are into trainee marine engineer, there is another faction called DNS, Diploma in Shipping Management. The direct entry. You don't do the BSc. Okay. 6 महीने का आप कोर्स करते हो, उसमें जहाज का आपको सब outline, and then you do these basic courses. Yeah, firefighting होगा, survival at sea होगा, that is PSCRB, and other few courses you do, and then you get on board. Yeah,
So that is where the DNS lies, that is Diploma in Shipping Management. Okay. That is 6 months in 1 year course also at times. But otherwise you can get into that as a rating. Rating is a crew member. Okay. Yeah, crew member may you need about 10th class. 10th class. 10th and 12th is good enough, and that's about it. But when you go as a cadet, then you have a chance of going up to the captain's level, or you go down to the junior marine engineer, that training marine engineer. You go down to the level, go up to the level of Okay. chief engineer. बट मास्टर या मीन तो उसके बाद भी आपको अलग अलग एग्जाम देने हैं. दैट इज ऑल इंडिया लेवल के. to pass your second mates, third mates, and the third mates you don't pass, but second mates, chief mates and masters. ऐसे 3 exams हैं, तो all India level. So this is the scope of what you asked, the entry level. Yeah, BSc Nautical, then you have marine engineering, you have diploma in engineering, and then you do the 6 months course of this, or else you do DNS, that is the diploma in civil management, and then go to on board directly as a cadet. Or else you have can go as a rating, that is खलासी के level पे, then you grow up the ranks. कोई तुम्हें रोक नहीं सकता. You can go and do, you have people going up to from crew member to master level also. Certain countries have the system where they start as a crew member only. They don't take in cadet. आप रगड़ो 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 और ऊपर जाओ. ओके. सो मतलब कि इसमें इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है यंगस्टर्स के लिए. यंगस्टर्स के लिए स्कोप तो बहुत है, बिकॉज लाइक आई सेड देयर इज ग्रोथ, एंड द इंडस्ट्री इन इंडिया ऑल्सो is very fast growing, marine industry actually. Yeah. तो इसके जो जितने भी सेक्टर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए कि आप शिप बिल्डिंग होगा, एजेंसीज होंगी, पोर्ट मैनेजमेंट होगा. पोर्ट मैनेजमेंट बनेगा तो आप देखो कितने लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट लगती है. ओके. पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट एक पोर्ट अगर बनता है तो कितने लोगों को इससे रोजगार मिलता है ना. जहाज आता है, जहाज लगता है किनारे में, उसके लिए भी होते हैं बांधने के लिए या जो भी है, टू टाई अप द शिप एंड एवरीथिंग. पोर्ट में डिस्चार्ज करता है, है ना. लोडिंग डिस्चार्जिंग गैंग्स होते हैं. फिर बल्क कार्गो, फिर टैंकर, टर्मिनल के बंदे लगते हैं. तो दिस इज हाउ देयर इज अ लॉट ऑफ रोल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू श्योर एम्प्लॉयमेंट. लीव असाइड द शिप. या शिप पे भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ज़्यादा कार्गो लगेगा, ज़्यादा पोर्ट होंगे, फास्ट टर्न अराउंड होंगे, जहाज भी ज़्यादा लगेंगे, मैन पावर ज़्यादा लगेगा. इट्स वन एंड द सेम. आई मीन दैट्स द सर्कल देयर. या करेक्ट. सो एक जो साइकिल है उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं. हर ब्रांच को इस स्वर्णिम काल में भरना है. The scope is vast. When it comes to lot of youngsters are getting attracted to this industry. एक तो they get attracted to the uniform. दूसरा, they get attracted to travel around the world. Yeah, this is a myth. It's a misconception actually. Travel around the world, yes. You do just go, but it is just touch and come back. Okay. You don't get to go and see the world there. Yeah, that's a misconception which a lot of people fall prey to and then keep crying. Like I said some time ago, that I will come back to the pros and cons later. These were the pros. Yeah, good. The pros were the like I said, roaming around. Good salary, going to see around the world, and the uniform. Yeah, people get attracted to them. But the flip side is you're alone out there at sea. Okay. Yeah. Very alone. Loneliness sets in. You are abhi today's world we have internet in the market. But at our time of sailing, it used to be, I have waited for almost 2 months to hear from my home. चिट्ठी आती थी.
ओके चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है तो ये यहाँ से जाएगी, हाँ। नेक्स्ट पोर्ट वाले हमारे कंपनी में जाएगी, वो वहाँ पर पड़ी रहेगी, कंपनी उसको डिस्पैच करेगी, जब जहाज का नेक्स्ट पोर्ट लगता होगा तब उसके एजेंट को डिस्पैच करेगी, एजेंट लाके जहाज को देगा, तब तक कभी कभी 50 दिन 25 दिन 20 दिन की सेलिंग हो जाती थी, है ना। तो जस्ट टू हियर अ न्यूज़ इट यूज टू बी, कभी कभी ये मेल कंपनी ने अगर मिस कर दिया इधर भेजना या फिर एजेंट ने मिस कर दिया तो और डिले हो गया। समटाइम्स यू कम डाउन, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आप घर पे पहुंच रहे हो और फिर आपके खत जहाज पे पड़े रहते थे। तो दिस वाज, बट टुडेज जनरेशन इज लकी इनफ, बट स्टिल physical touch is physical touch. I'm not trying to discourage anybody, but you go lonely, or it is a tough life. It Definitely is a tough life. अखिलेश जी, मैं आपको आपके, अगर भगवान न करे लेकिन पूछ रहा हूँ, एक कहीं आग लग जाती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो मैं ये देखता फायर हूँ ब्रिगेड को फ़ोन करते हो, बराबर है, फायर ब्रिगेड आएगा। अगर किसी के साथ मारामारी कहीं हो जाती है किसकी भी, और या फिर चोरी हो जाती है, तो आप क्या करते हो? पुलिस के पास जाते हो। सीवर आपकी चोकअप हो जाती है, बिल्डिंग की पाइपलाइन, तो कहाँ जाते हो? बीएमसी के पास जाते हो। तबीयत खराब हो जाती है, फीवर आ जाता है या क्या आता है, डॉक्टर के पास जाते हो। अब जहाज पे हम ही बीएमसी है, हम ही फायर फाइटर है, हम डॉक्टर भी है, हम पुलिस भी है, हम रक्षक भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, और बाहर से कोई नहीं आएगा, वहीं पे करना है आपको। अपने आप में वही 20-22 लोग जो है जहाज पे सेल होके वही करेंगे ये सारी चीज़ें। आपका जहाज वहाँ पर, आप सीवेज चौक हो गया तो आप कहीं जाके उसको सर्विसिंग, ना आपको जहाज पे ही करना है वो काम, है ना। तो वही बंदे आएंगे, वही बंदे करेंगे, वही बंदे जो जहाज में है वही सभी लोगों का काम करे। दैट इज व्हाई आई से इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, या चैलेंजिंग जॉब, प्लस एट द सेम टाइम इट इज अ लोनली जॉब ऑल्सो। कई दिनों तक दूसरा जहाज भी नहीं दिखता इफ यू आर गोइंग इनटू दिस थिंग। सो यस, तूफानों में लड़ना है, तूफानों से लड़ना है। यू सी द cyclones, typhoons getting more and more stringent day by day. Stringent in the sense they're getting more rougher day by day. Yeah? उनका रुद्र रूप जो है वो बहुत बढ़ रहा है ना। तो वो है, but at the same time it is exciting. You will find a mariner smarter because he is multitasking guy. तो अगर मैं कहूँ तो वो कार्गो ऑपरेशन भी कर रहा है, बैलिस्टिंग भी कर रहा है, डी बैलिस्टिंग भी कर रहा है, या फिर और कई काम एक साथ कर रहा है, रिपोर्टिंग भी कर रहा है, कार्गो कैलकुलेशन भी कर रहा है। तो है मल्टीटास्किंग। चलिए सूरज जी, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। अभी शायद वक्त की कमी है, अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। बिल्कुल, हम लोग प्लान करते हैं फिर से मिलने का। ठीक। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। बताइए हमें कि इसमें हम लोग क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या कमियां रह गई हैं इसमें। टू बी ऑनेस्ट, हम वो सब चीज़ सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें ये भी बताइए कि आप कौन कौन से नए गेस्ट को और कौन सी इंडस्ट्री को सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।